हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 हो जाएगा। पिछले 2 लेक्चर में हम लोग एडजॉर्प्शन के बारे में डिस्कस किए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग कैटालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। कैटलिस्ट क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन में भाग लेते हैं और रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। लेकिन जब रिएक्शन समाप्त होता है यानी जब रिएक्शन एंड होता है तो कैटलिस्ट में कोई भी केमिकली या फिर क्वांटिटेटिव रूप से उनमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, जिससे हम लोगों को ऐसा लगता है कि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन में भाग नहीं ले रहा है। लेकिन कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन में भाग लेता है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, घटाता है, जिससे रेट कांस्टेंट जो है वो हम लोगों का बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन कैटलिस्ट जो है वो इंथैल्पी में कोई भी चेंज नहीं लाता है। कहने का सेंस, अगर हम उस रिएक्शन को बिना कैटलिस्ट के कराएं और उसमें जो इंथैल्पी का चेंज होगा वही हमको इंथैल्पी का चेंज मिलेगा अगर हम उस रिएक्शन को कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराएं। यानी डेल्टा एच जो है, जो पहले था विदाउट कैटलिस्ट, है ना, और डेल्टा एच जो विथ कैटलिस्ट, दोनों हम लोगों का सेम होगा। यानी हम लोग कहते हैं कि डेल्टा एच जो है वो चेंज नहीं होता है अगर हम लोग किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट को डालते हैं। उसी तरह डेल्टा एस यानी इंट्रोपी में भी चेंज नहीं होगा। पहले जितना इंट्रोपी था अभी भी हमको उतना ही इंट्रोपी मिलेगा। या फिर अगर हम लोग कहें कि कैटलिस्ट के डालने से गिब्स फ्री एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होता है। यानी अगर कोई रिएक्शन पहले नॉन स्पॉन्टेनियस था, इसका मतलब है कि डेल्टा जी हम लोगों का ग्रेटर देन 0 था, तो ऐसा नहीं होगा कि हम लोग अगर कैटलिस्ट डालेंगे तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, यानी उसका डेल्टा जी पहले जो ग्रेटर देन 0 था अब लेस देन 0 हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। तो कैटलिस्ट जो है वो डेल्टा एच यानी इंथैल्पी को चेंज नहीं करता है, डेल्टा एस यानी इंट्रोपी को चेंज नहीं करता है, डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी को चेंज नहीं करता है, और साथ ही साथ कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी चेंज नहीं करता है। तो कैटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, घटाता है, और रेट कांस्टेंट को बढ़ाता है। कैटलिस्ट जितना फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाएगा उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन को भी बढ़ाएगा। यानी दोनों को जो है वो इक्वल अमाउंट से बढ़ाता है, लेकिन अपने अंदर वो कोई केमिकली या फिर क्वांटिटेटिवली जो है वो चेंज नहीं लाते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कैटालिसिस में सब्सटेंसेस व्हिच एक्सीलरेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कैटलिस्ट जो है वैसे सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं, एक्सीलरेट कर देते हैं, यानी बढ़ा देते हैं। एंड देमसेल्व्स रिमेन केमिकली एंड क्वांटिटेटिवली अनचेंज्ड, पर जो अपने अंदर है वो केमिकली या फिर क्वांटिटेटिव से कोई चेंजिंग वो नहीं लाते हैं। आफ्टर द रिएक्शन आर नोन एज कैटलिस्ट। तो ऐसे ही सब्सटेंस को हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं, एंड द फेनोमेनन इज नोन एज कैटालिसिस, और इस फेनोमेना को हम लोग कैटालिसिस कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि अगर हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल देखें तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग KClO3 को जब हम लोग हीट करते हैं तो वो KCl और O2 में जो है वो चेंज हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर कोई कैटलिस्ट नहीं रखें तो हम लोगों को जो टेम्परेचर चाहिए वो करीब 673 से 850 केल्विन के बीच में एक टेम्परेचर चाहिए। यानी हम लोगों का टेम्परेचर उस समय हाई चाहिए होता है और रिएक्शन का रेट भी उस समय हम लोगों को कम मिलता है। लेकिन अगर इसी रिएक्शन में हम लोग मैंगनीज डाइऑक्साइड अगर हम लोग डाल दें MnO2 एज अ कैटलिस्ट, तो हम लोग देखते हैं कि जो टेम्परेचर पहले 673 के करीब था वो अब हम लोगों का 473 के करीब आ जाएगा। यानी टेम्परेचर अब कम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, और उसका रेट भी जो पहले था उससे हम लोगों को क्या होगा, उससे हम लोगों को फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर MnO2 जो है वो कैटलिस्ट का काम कर रहा है, क्योंकि वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है। और जब रिएक्शन समाप्त होगा, जब रिएक्शन एंड हो जाएगा, तो इनमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। यानी जो पहले हम लोग MnO2 डाले थे बाद में भी हम लोगों को MnO2 ही मिलेगा। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर MnO2 जो है वो कैटलिस्ट के, है ना, रूप में काम कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रोमोटर्स क्या होते हैं। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कैटलिस्ट के एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं प्रोमोटर्स। और अगर वो कैटलिस्ट के एक्टिविटी को अगर घटा दे वैसे सब्सटेंस को, तो हम लोग उनको पॉइजन्स कहते हैं। यानी जो
एक्टिविटी कैटलिस्ट का बढ़ाएगा उसको प्रोमोटर्स कहेंगे, और जो एक्टिविटी को घटाएगा उसको हम लोग पॉइजन्स बोलते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि प्रोमोटर्स आर सब्सटेंसेस दैट इनहांस द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट के भी एक्टिविटी को क्या कर दे, बढ़ा दे, while poisons decreases the activity of a catalyst, जबकि पॉइजन्स जो है वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को घटा देता है। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पर देखें हैबर्स प्रोसेस, जिसमें हम लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को यूज करके अमोनिया बनाते हैं, तो यहाँ पर हमारा आयरन जो है वो कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा है, Fe, और जो MO जो मोलिब्डेनम है वो प्रोमोटर होता है, वो यहाँ पे आयरन के एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि हेयर मोलिब्डेनम एक्ट्स एज अ प्रोमोटर। ठीक है, तो प्रोमोटर वो सब्सटेंस होता है जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, जबकि पॉइजन ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को घटा देते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कैटालाइसिस जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो कैटालाइसिस जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होमोजीनियस कैटालाइसिस और एक हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, होमोजीनियस कैटालाइसिस में क्या होगा कि जो रिएक्टेंट का फेज होगा या फिर जो प्रोडक्ट का फेज होगा वही हमारा कैटलिस्ट का भी फेज होगा। यानी अगर रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में होंगे तो प्रोडक्ट भी सॉलिड स्टेट, तो हम लोगों का कैटलिस्ट भी सॉलिड स्टेट में होगा, है ना। यानी जो फेज हम लोगों का रिएक्टेंट का होगा वही फेज कैटलिस्ट का होगा। अगर रिएक्टेंट हमारा लिक्विड फेज में होगा तो हमारा कैटलिस्ट भी लिक्विड फेज में होगा। तो अगर फेज, सबका फेज जो है अगर हमारा सेम है, रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का और कैटलिस्ट का, सबका अगर फेज हमारा सेम रहा तो हम लोग उसको होमोजीनियस कैटालाइसिस बोलेंगे। और अगर रिएक्टेंट का फेज और कैटलिस्ट का फेज सेम नहीं रहा तब हम लोग उसको हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस बोलेंगे। जैसे मान लिया जाए कि हमारा रिएक्टेंट जो है वो गैसियस फेज में है लेकिन हमारा कैटलिस्ट जो है वो सॉलिड फेज में है, तो हम लोग ऐसे कैटालाइसिस को हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस कहेंगे। और सरफेस केमिस्ट्री में हम लोगों को हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस के ही मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है कि ये कैसे रिएक्शन को या किसी भी रिएक्शन के रेट को ये कैसे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस, तो दो टाइप का हमारा कैटालाइसिस हो गया, एक हो गया होमोजीनियस कैटालाइसिस और दूसरा हो गया हमारा हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। तो जैसा कि अभी हम लोग ने डिस्कस किया था कि होमोजीनियस कैटालाइसिस का मतलब होगा कि रिएक्टेंट का फेज, प्रोडक्ट का फेज और कैटलिस्ट का फेज, तीनों का फेज क्या होगा, है ना, सेम होगा। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं होमोजीनियस कैटालाइसिस में कि when the reactants, products and the catalyst are in the same phase, the process is said to be homogeneous catalysis। तो अगर तीनों का फेज सेम रहेगा तो हम लोग उसको होमोजीनियस कैटालाइसिस कहेंगे। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक रिएक्शन यहाँ लिखा गया है 2SO2 गैस प्लस O2 गैस, है ना, जो मिलकर क्या बना रहा है 2SO3 गैस, है ना, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ SO2। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ रिएक्टेंट गैसियस फेज में है, प्रोडक्ट भी गैसियस फेज में है, और साथ ही साथ जो हम लोग यहाँ पर कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड NO, वो भी गैसियस फेज में है। यानी ये हम लोगों का जो एग्जाम्पल हो गया होमोजीनियस कैटालाइसिस का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल देखें, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि ये एक एस्टर है ना, जो यहाँ पर लिक्विड फेज में है, फिर वाटर भी यहाँ लिक्विड फेज में है, और जो यहाँ पर हम लोग कैटलिस्ट डाल रहे हैं HCl वो भी लिक्विड फेज में है, और उधर जो प्रोडक्ट बन रहा है हम लोगों का, है ना, एक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, वो भी हम लोगों का लिक्विड फेज में है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सबका जो फेज है वो क्या है, हम लोगों का सेम हो गया। ठीक है, यानी ये हो गया हमारा हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। तो ये भी एक एग्जाम्पल है होमोजीनियस कैटालाइसिस का। ठीक है, या फिर अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस ऑफ कहें सुक्रोज, ठीक है, तो वो भी एक एग्जाम्पल होगा होमोजीनियस कैटालाइसिस का। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस तब क्या हो गया, तो जहां हम लोगों का रिएक्टेंट का फेज अलग हो और कैटलिस्ट का फेज अलग हो तो उसको हम लोग हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस कहेंगे। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पर सेकंड में अगर देखें हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस, द कैटालाइटिक प्रोसेस इन विच द रिएक्टेंट्स and the catalyst are in different phases is known as heterogeneous कैटालाइसिस। ठीक है, बहुत सिंपल सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखें
तो 2SO2 गैस प्लस O2 गैस ये मिलके 2SO3 गैस बना रहा है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो रिएक्टेंट जो है वो गैसियस फेज में है, प्रोडक्ट जो है वो गैसियस फेज में है, लेकिन कैटलिस्ट जो है वो हम लोगों का सॉलिड फेज में हो गया। ठीक है, तो ये हम लोगों का एग्जाम्पल जो है वो होमोजीनियस है ना कैटालाइसिस का हो गया। अगर हम लोग सेकंड देखें उसी तरह से, तो यहाँ N2 गैस प्लस 3H2 गैस ये मिलके 2NH3 गैस बना रहा है, और यहाँ पर हम लोग कैटलिस्ट जो है वो Fe रख रहे हैं जो कि सॉलिड फेज में है, और जबकि यहाँ पे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो हम लोगों का गैसियस फेज में है। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया है ना हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस का। अगर हम लोग एक थर्ड एग्जाम्पल लें तो 4NH3 गैस प्लस 5O2 गैस ये मिलके 4NO गैस प्लस 6H2O गैस बनाता है ना। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 में यूज करते हैं। ये हमारा है ना हैबर्स प्रोसेस है जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया में यूज होता है। उसी तरह ये हम लोगों का ऑस्टवाल्ड प्रोसेस है जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ HNO3 में हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो रिएक्टेंट गैसियस फेज में है, प्रोडक्ट भी क्या है गैसियस फेज में है, लेकिन जो हम यहाँ कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं प्लैटिनम वो हमारा सॉलिड फेज में है। इसलिए ये भी एक एग्जांपल है हम लोगों का हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस का। अब अगर हम लोग एक और एग्जांपल देखें तो वेजिटेबल ऑयल्स जो होता है वो अनसैचुरेटेड फैट को हम लोग कहते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों का कार्बन कार्बन एक डबल बॉन्ड या एक से अधिक भी कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं। तो उनका जब हम लोग हाइड्रोजिनेशन करते हैं यानी रिएक्शन जब कराते हैं हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट निकल, तो हम लोगों का वेजिटेबल घी बनता है जो कि सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है वेजिटेबल ऑयल में वो डबल बॉन्ड टूट जाता है और दो सिंगल बॉन्ड बन जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ रिएक्टेंट जो है ये लिक्विड में है, ये गैसियस में है, और कैटलिस्ट जो है वो क्या है सॉलिड फेज में। तो यहाँ फेज क्या हो गया हम लोगों का अलग हो गया, इसलिए ये भी हम लोगों का एग्जाम्पल हो गया हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस का। अब हम लोग देखेंगे एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस, यानी हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस जो है उसका क्या मैकेनिज्म है, वो कैसे होता है, इसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों का भी टॉपिक है एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। द मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी एंड ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी। जो अभी हम लोगों का मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी है हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस का, ये एक्चुअल में दो थ्योरी का हम लोगों का कॉम्बिनेशन है। एक है हम लोगों का इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, जो कि हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े थे कि रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पहले क्या करते हैं कोलाइड करते हैं। ठीक है, और कोलिजन के बाद वो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, और वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जब टूटता है तो हम लोगों का प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो पहला जो था हम लोगों का वो है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी की पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो इंटरमीडिएट बनाते हैं और इंटरमीडिएट फिर टूटकर हम लोगों का क्या होता है प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, और सेकंड जो है ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी। ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी क्या कहता है कि हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस कैसे होता है, तो वो बताता है कि जो हम लोगों का कैटलिस्ट का जो सरफेस होता है उस पे हम लोगों के फाइन पोर्स होते हैं, और रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स है उनका पहले उसमें एडजॉर्प्शन होता है जिससे उनका कंसंट्रेशन क्या हो जाता है बढ़ जाता है, जिससे हम लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और चूंकि हम लोगों का एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक होता है तो इस प्रोसेस में जो हम लोग हीट निकलता है उसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करने में वो हीट हम लोगों का मदद करता है। तो एक था हम लोगों का इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी कि पहले क्या करता है वो कैटलिस्ट के सरफेस पर इंटरमीडिएट बना लेता है और फिर वो टूटता है और प्रोडक्ट बनाता है। और दूसरा जो थ्योरी था ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी, वो कहता है कि कैटलिस्ट के सरफेस पर पहले उनका एडजॉर्प्शन होता है जिससे उनका कंसंट्रेशन क्या है बढ़ जाता है ना, उससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, और साथ ही साथ जो हम लोगों का इंथैल्पी यहाँ पर जो रिलीज हो रहा है वो एक्टिवेशन एनर्जी को भी क्रॉस करने में हम लोगों का मदद करता है। लेकिन जो ये मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी है हम लोगों का हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस का,
ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी यहां एडजॉर्प्शन भी होगा, यहां हम लोगों का इंटरमीडिएट भी बनेगा और फाइनली वो इंटरमीडिएट फिर टूट के हम लोगों का प्रोडक्ट भी बनाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पर क्या कहेंगे कि द कैटेलाइटिक एक्टिविटी इज लोकलाइज्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, यानी ये जो भी हेट्रोजीनियस कैटेलाइसिस है वो सिर्फ कैटलिस्ट के सरफेस पर होता है, यानी ये एक सरफेस फेनोमेना है और इसीलिए हम लोग इसको सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। ठीक है, द मैकेनिज्म, ठीक है, इन्वॉल्व्स 5 स्टेप्स। तो इसमें हम लोगों का जो हेट्रोजीनियस कैटेलाइसिस है उसमें हम लोगों का 5 स्टेप्स है। ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है कि पहले हम लोग रिएक्टेंट को डिफ्यूज कराकर हम लोगों को कैटलिस्ट के सरफेस पे लाना होता है, यानी पहले कहीं रिएक्टेंट दूर था और उसको डिफ्यूजन के जरिए, है ना, हम लोग जो है उसको कैटलिस्ट के सरफेस पर हम लोग लेकर आए। तो पहला है कि हम लोग डिफ्यूजन जो हम लोग करा रहे हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का, है ना, और उसको लेकर आ रहे हैं हम लोग कैटलिस्ट के सरफेस के पास, ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड का स्टेप ये हुआ कि जो हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है अब उनका एडजॉर्प्शन होगा हम लोगों का किस पर, कैटेलाइटिक सरफेस पर। तो सेकंड हो गया, पहला हो गया डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, और सेकंड हम लोगों का हो गया एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब हुए हैं वो आपस में मिलके हम लोगों का इंटरमीडिएट बनाएंगे। ठीक है, तो थर्ड जो हो गया वो हमारा फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट हो गया। अब चौथा स्टेप ये होगा कि अब वो इंटरमीडिएट जो है वो कैटलिस्ट के सरफेस से क्या होगा, हटेगा, यानी वो डिजॉर्प्शन होगा और वो फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चौथा जो है जो इंटरमीडिएट बना अब वो डिजॉर्प्शन में जाएगा और वो कैटलिस्ट के सरफेस से अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा, और फिर से ये कैटलिस्ट जो है सरफेस ये अवेलेबल हो जाएगा दूसरे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को कैटेलाइज करने के लिए। और पांचवा स्टेप ये रहा कि जो हम लोगों का प्रोडक्ट बना उसको अब हम लोग कैटलिस्ट के सरफेस से क्या किए, हटा दिए, ताकि कैटलिस्ट का जो सरफेस है उसके पास रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स फिर से, है ना, आ सके। इसलिए हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स 5 स्टेप्स। पहला क्या है, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स टू द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं, यहां पर इस कैटलिस्ट को दिखाया गया है और यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो कैटलिस्ट है इसके पास फ्री वैलेंसीज होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग पढ़े थे कि नॉर्मली जो डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं या जो उनके कंपाउंड्स होते हैं वो अच्छा कैटलिस्ट होते हैं क्योंकि उनके पास वेरिएबल वैलेंसीज होती है। तो ये थ्योरी कहता है कि कैटलिस्ट के पास क्या है हम लोगों का, कैटलिस्ट सरफेसेस हैव फ्री वैलेंसीज और इसी फ्री वैलेंसीज के कारण वो बॉन्ड बना सकते हैं। तो अब यहां पर देखिए ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है ए और बी, जो दो रिएक्टेंट है। तो कैटलिस्ट के सरफेस के पास फ्री वैलेंसीज है और ए और बी हमारा क्या है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है। तो पहला स्टेप क्या हुआ कि दोनों को एक दूसरे के पास आना, तो ये हमारा डिफ्यूजन हो गया फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि ये जब डिफ्यूज होकर एक दूसरे के पास पहुंचे तो अब इस ए और बी का इनके सरफेस पर क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा। ठीक है, इसीलिए अब आप लोग यहां पर देख रहे हैं, यहां पर है एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। तो अब ये जो फ्री वैलेंसीज था इसके साथ ए और बी जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है वो आपस में क्या हो गए, हम लोग का यहां पर एड्सॉर्ब हो गए कैटलिस्ट के सरफेस के साथ। तो अब ये हो गया एड्सॉर्ब्ड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो अब यहां पर जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है वो कैटलिस्ट के सरफेस पर क्या हो गए, एड्सॉर्ब हो गए। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद ए और बी के बीच में बॉन्ड बनेगा, है ना, यानी अब इंटरमीडिएट जो है वो बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर इन दोनों एक दूसरे के पास आ गए और इतना पास आ गए कि अब ये आसानी से अगर बॉन्ड बना सकते हैं तो अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बनाना शुरू करेंगे। तो अब ये हम लोगों का हो गया फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट। तो अब ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो देखिए यहां पर ए और बी के बीच में एक बॉन्ड बनता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। तो अब हम लोगों का ये हो गया इंटरमीडिएट जो बन चुका है, लेकिन वो स्टिल अभी कैटलिस्ट के सरफेस से चिपका हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम लोगों को वहां से उस इंटरमीडिएट को हटाना, यानी वो टूट के अब क्या कर रहा है, अब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा हो गया डिजॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट
मॉलिक्यूल्स, तो अब प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स वहां से हट रहा है। तो जब ये हटेगा तो देखिए ये फिर से कैटलिस्ट जो है वो हमारा क्या हो गया, फ्री हो गया, और यहाँ पर हमको प्रोडक्ट मिल रहा है ए और बी, और उस प्रोडक्ट को फिर हम लोग डिफ्यूज करा देंगे ताकि ये कैटलिस्ट का जो सरफेस है वो फिर से फ्री हो जाए और वो फ्रेश रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को जो है वो हम लोगों को कैटलाइज करे। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इसी को यहाँ पर लिखा गया है, फर्स्ट स्टेप डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स टू द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, कि यहाँ पर पहला जो है वो सरफेस के पास रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को लाया जा रहा है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या हो गया, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि एडजॉर्प्शन हो रहा है ना, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का कैटलिस्ट के सरफेस पर, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या हो गया हम लोगों का, अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द कैटलिस्ट सरफेस थ्रू फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट। तो अब ये यहां पर दिखाया जा रहा है कि कैटलिस्ट के सरफेस पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसके कारण हम लोगों का बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, डिजॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। और अब हम लोगों का चौथा जो स्टेप है कि ये जो प्रोडक्ट बना अब ये इस सरफेस से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, ठीक है। और फाइनली हम लोग उसको डिफ्यूजन के जरिए उसको उस कैटलिस्ट के सरफेस से हम लोग दूर कर लें, ठीक है। तो फिफ्थ जो स्टेप हो जाएगा वो डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट्स हो गया अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। यानी हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस जो होता है उसका 5 स्टेप है। पहला स्टेप में रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को हम लोगों को डिफ्यूज कराकर सरफेस तक लाना है। दूसरा स्टेप हो गया कि वो जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है अब उनका सरफेस पर एडजॉर्प्शन होगा। थर्ड स्टेप है कि अब उनके सरफेस पर केमिकल रिएक्शन होगा जिसके कारण उनके बीच में बॉन्ड बनेगा, यानी हम लोग कहेंगे इंटरमीडिएट बनेगा। फिर चौथा स्टेप है कि अब वो इंटरमीडिएट डिजॉर्प्शन में जाएगा और फाइनली वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और पांचवा स्टेप है कि उस प्रोडक्ट को डिफ्यूजन के जरिए उस कैटलिस्ट सरफेस से दूर लेके चले जाएंगे ताकि वो कैटलिस्ट फिर से हम लोगों का है ना फ्रेश रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को है ना कैटलाइज करने के लिए वो फिर से अवेलेबल हो सके। अब हम लोग शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कैटलिस्ट के सरफेस पे फाइन पोर्स होते हैं, यानी छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके कारण वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो अब हमारे पास कुछ ऐसे भी कैटलिस्ट हैं जिनके सरफेस पर जो पोर्स होता है उसका खास शेप और साइज होता है जिसके कारण वो उन्हीं मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर पाते हैं जिनका शेप और साइज जो है वो उससे मैच कर पाता है। तो अगर कोई रिएक्टेंट ऐसा है जिसके मॉलिक्यूल्स का शेप और साइज उन पोर्स के शेप और साइज से मैच नहीं करता है तो वो जो कैटलिस्ट है वो उन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, यानी ये जो कैटलिस्ट है वो वैसे रिएक्शंस को कैटलाइज नहीं कर पाएगा। तो शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस का मतलब ये हुआ एक ऐसा कैटालाइसिस जिसमें जो कैटलिस्ट का जो पोर्स है ना, और जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का जो शेप और साइज है ना, उस पर डिपेंड करेगा कि ये रिएक्शन कैटालाइज हो या ना हो, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस बोलते हैं। तो अब अगर हम लोग देखें शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस, द कैटालाइटिक रिएक्शन दैट डिपेंड्स upon the pore structure of the catalyst and the size of the reactant and product molecules is called shape selective catalysis। यानी shape selective catalysis एक ऐसा catalysis है ना जो डिपेंड करता है हम लोगों का pore structure of catalyst और size of reactant and product molecules। तो जो भी catalysis है ना pore structure और shape और size of है ना reactant and product molecules पर डिपेंड करे उसी को हम लोग शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस कहते हैं, ठीक है। तो जियोलाइट्स जो है वो एक बहुत ही अच्छा शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस माना जाता है क्योंकि उनका एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है। हनीकॉम्ब का मतलब क्या होता है कि वो एक कॉलम टाइप का स्ट्रक्चर हम लोग समझेंगे जो हेक्सागन टाइप का होता है जिसके कारण वो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस पर क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जियोलाइट्स होता क्या है, तो जियोलाइट्स हम लोग कहेंगे कि ये हम लोगों का सिलिकॉन और ऑक्सीजन के एटम का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें
कुछ सिलिकॉन के एटम्स जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं एल्यूमिनियम के एटम्स से, और उनके बीच बीच में कुछ मेटल आयंस जो है वो उसके अंदर जो है वो हम लोगों का रहता है, और उनके पोर्स का एक खास स्ट्रक्चर होता है जिसके कारण वो कुछ खास मॉलिक्यूल्स को ही अपने सरफेस पर क्या एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पर देखें जियोलाइट्स, जिसका फॉर्मूला होता है mx/n, जहां ये n होता है वो इस मेटल के ऊपर में चार्ज है, तो अगर ये मेटल सोडियम हुआ तो n का वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो mx/n और AlO2x, तो ये अगर x है तो यहां पर भी x आ गया, और फिर SiO2 क्या हो जाएगा, y, और डॉट हम लोगों का H2O रहेगा। तो ये जियोलाइट्स का हम लोगों का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जियोलाइट्स वेयर n इज द चार्ज ऑन द मेटल आयन are good shape selective catalyst because of their honeycomb like structures। तो honeycomb structure क्या होता है, हेक्सागोनल है ना शेप का होता है, और उसको हम लोग कॉलम कॉलम की तरह सोच सकते हैं। जैसे अगर ये एक पेन है तो हम लोग सोच सकते हैं कि एक हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर हो सकता है अगर हम लोग इसको हेक्सागन बना दे, तो ऐसा ऐसा कॉलम है। ठीक है, और इसका जो शेप है क्रॉस सेक्शनल एक तरह से हम लोग हेक्सागन मानेंगे। ठीक है, अगर अब देखें हम लोग तो ये जियोलाइट्स होते हैं क्या, तो दे आर माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट्स। ठीक है, तो इनके ऊपर छोटे छोटे होल्स रहते हैं और इनमें एल्यूमिनियम और सिलिकेट एटम्स आपस में जुड़े रहते हैं। तो दे आर माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट्स विथ 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ सिलिकेट्स। ठीक है, तो सिलिकेट्स मतलब सिलिकॉन और ऑक्सीजन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, सिलिकेट्स in which some silicon atoms are replaced by aluminium atoms giving aluminium oxygen silicon। ये इसका 3 डायमेंशनल हम लोगों का स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें हम लोगों को फाइन पोर्स रहेगा। ठीक है, फ्रेमवर्क, the reactions taking place in zeolites depend upon the size and shape of reactant and product molecules। तो जो भी जियोलाइट्स के सरफेस के ऊपर जो रिएक्शन होगा वो डिपेंड करेगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स का जो साइज है और जो पोर्स का साइज है वो उससे मैच करता है कि नहीं। अगर नहीं मैच करेगा तो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, एज वेल एज पोर्स एंड कैविटीज ऑफ जियोलाइट्स। ठीक है, तो जियोलाइट्स में जो कैविटीज है और जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स का जो शेप और साइज अगर वो मैच कर जाएगा तो ये जियोलाइट्स जो है उस रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट जियोलाइट्स जो होता है हम लोगों का वो ZSM5 होता है जियोलाइट, जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि ये जो है ये अल्कोहल्स को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है पेट्रोल में बाय डिहाइड्रेशन, जिससे हम लोगों को मिक्सचर ऑफ क्या मिलता है, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, और मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ही हमारा पेट्रोल कहलाता है। तो ZSM5 जियोलाइट जो है कैटलिस्ट कन्वर्ट्स अल्कोहल्स डायरेक्टली इनटू गैसोलीन पेट्रोल बाय डिहाइड्रेटिंग देम टू गिव, तो वो उसमें से वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, टू गिव अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो इसी को हम लोग सेल्फ सेलेक्टिव कैटालाइसिस कहते हैं, यानी एक ऐसा कैटालाइसिस जिसमें पोर्स का स्ट्रक्चर और रिएक्टेंट और मॉलिक्यूल्स के साइज पर जो कैटालाइसिस डिपेंड करे उसी को हम लोग सेल्फ सेलेक्टिव कैटालाइसिस कहते हैं। अब हम लोग एंजाइम कैटालाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं और उन रिएक्शंस को होने के लिए एक कैटलिस्ट की जरूरत होती है। तो इनफैक्ट जितने भी एनिमल्स हैं या फिर प्लांट्स हैं उनके बॉडी में रिएक्शंस हो रहे हैं और उन रिएक्शंस को होने के लिए हम लोगों को कैटलिस्ट की जरूरत होती है, और ये जो कैटलिस्ट हैं उन्हीं को हम लोग एंजाइम्स कहते हैं, जो कि प्रोटीन्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ही ज्यादा होता है। ये एंजाइम जो है वो हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। कहने का सेंस, जो एक एंजाइम है वो एक ही टाइप के रिएक्शंस को कैटेलाइज करेगा, वो किसी दूसरे टाइप के रिएक्शंस को फिर कैटेलाइज नहीं कर सकता है, और साथ ही साथ ये हाईली एफिशिएंट भी होता है। और चूंकि ये हमारे बॉडी के अंदर होने वाले रिएक्शंस को कैटेलाइज करता है, इसीलिए हम लोग इसको बायोकेमिकल कैटलिस्ट भी बोलते हैं और इस प्रोसेस को बायोकेमिकल कैटेलाइसिस कहते हैं। तो अगर अब हम लोग देखें एंजाइम कैटेलाइसिस, तो न्यूमरस रिएक्शंस दैट अकर इन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स
to maintain the life process are catalyzed by enzymes which are actually protein of high molecular mass। यानी जो एनिमल और प्लांट के बॉडी में जो बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं उनको कैटलाइज करते हैं एंजाइम्स, जो कि प्रोटीन्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ही ज्यादा होता है। The enzymes are thus termed as biochemical catalyst and the phenomena is known as biochemical catalysis। और चूंकि ये हमारे बॉडी के अंदर होते हैं इसीलिए हम लोग इनको बायोकेमिकल कैटलिस्ट या और इस प्रोसेस को बायोकेमिकल कैटलाइसिस कहते हैं। तो हम लोग अब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे एंजाइम्स का, ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो इन एंजाइम्स को हम लोगों को याद रखना होगा क्योंकि ये एक ही टाइप के रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल देखें तो अगर हमारे पास अगर सुक्रोज है, अगर हम लोग कहें कि अगर हमारे पास सुक्रोज है तो हम लोग जानते हैं कि सुक्रोज जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। यानी अगर हम लोग सुक्रोज से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करें तो वो प्लेन को क्लॉकवाइज में, है ना, रोटेट कर देगा। तो जब हम लोग सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं और इस रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए हम लोगों को एक एंजाइम डालना पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं इन्वर्टेज। अब चूंकि सुक्रोज जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और यहां पर अगर हम लोग देखें तो ग्लूकोज भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और जो फ्रक्टोज है वो लेबो रोटेटरी होता है। और फ्रक्टोज का जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो ज्यादा होता है, यानी ये निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो प्रोडक्ट का जो ऑप्टिकल जो रोटेशन होगा वो निगेटिव होगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज में होगा। तो जो पहले हम लोगों का क्लॉकवाइज रोटेशन था प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, अब वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया यानी इन्वर्ट हो गया। इसीलिए हम लोग इसको इन्वर्जन ऑफ केन शुगर कहते हैं। तो अगर सुक्रोज जो है कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तो वहां हम लोगों को एंजाइम यूज करना पड़ता है इन्वर्टेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड, अगर हम लोग देखें तो अगर ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है इथाइल अल्कोहल और CO2 में तो वहां पर हमको एक एंजाइम की जरूरत है जिसको हम लोग कहते हैं जाइमेज। ठीक है, तो जाइमेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज जो है वो इथाइल अल्कोहल और CO2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये हम लोगों का दूसरा एंजाइम था। उसी तरह अगर हम लोग देखें कि जब हम लोग स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो अगर हम लोग स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करें तो यहां पर हम लोगों को माल्टोज मिलेगा। ठीक है, तो अगर स्टार्च जो है अगर माल्टोज में कन्वर्ट हो रहा है तो वहां पर हम लोगों को जो एंजाइम चाहिए उसको हम लोग कहते हैं डाइटेज। ठीक है, तो डाइटेज एंजाइम के प्रेजेंस में स्टार्च जो है वो माल्टोज में हम लोगों का कन्वर्ट होता है। ठीक है, उसी तरह हम लोग कहेंगे कि जब माल्टोज जो है ना, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, यानी जब हम लोग माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ग्लूकोज मिलता है और इस प्रोसेस में जो एंजाइम हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं माल्टेज। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 4 एंजाइम देखे कौन कौन सा। इन्वर्टेज जो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करेगा, अगर ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है तो जाइमेज, उसके बाद अगर स्टार्च कन्वर्ट हो रहा है माल्टोज में तो डाइटेज, और अगर माल्टोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में तो माल्टेज। उसी तरह अगर यूरिया का अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हम लोगों को अमोनिया और CO2 मिलता है और इसके लिए जो हम लोगों को कैटलिस्ट चाहिए वो होता है यूरेज। ठीक है, तो ये हम लोगों का जो है वो कुछ 5 जो है वो कैटलिस्ट था जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इन एस्टोमैक द पेप्सिन एंजाइम कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स। ठीक है, तो एस्टोमैक में एक एंजाइम होता है पेप्सिन जो प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है किसमें, पेप्टाइड्स में। ठीक है, और उसी तरह हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है ना, लैक्टोबैसिलस, जो कि लैक्टोबैसिली एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस करता है जिसके कारण जो है वो मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि लैक्टोबैसिली जो एंजाइम है कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। तो ये कुछ हम लोगों का एंजाइम्स का नाम था, जैसे इन्वर्टेज, जाइमेज, डाइस्टेज, है ना, माल्टेज, यूरेज, है ना, उसके बाद पेप्सिन और उसके बाद लैक्टोबैसिली। तो ये चीज हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि ये वो एंजाइम्स है ना, जो किस रिएक्शन को जो है वो हम लोगों का कैटलाइज कर रहे हैं। क्योंकि एंजाइम चूंकि हाईली स्पेसिफिक होते हैं तो हर एक एंजाइम जो है वो एक ही ढंग के रिएक्शन को क्या करेगा, कैटलाइज करेगा।
अब हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे एंजाइम कैटालाइसिस का। तो जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है मोस्ट हाईली एफिशिएंट। जो एंजाइम होते हैं वो हाईली एफिशिएंट होते हैं, यानी अगर हम लोग एंजाइम का अगर एक मॉलिक्यूल ले तो वो हो सकता है कि वो 1 मिलियन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कैटालाइज कर दे पर मिनट। ठीक है, यानी उनका एफिशिएंसी जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो फर्स्ट हो गया हम लोगों का मोस्ट हाईली एफिशिएंट। 1 molecule of an enzyme may transform 1 million molecules of the reactant per minute, यानी एक मिनट में वो करीब 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स को कैटालाइज कर सकता है। ठीक है, सेकंड जो है वो हाईली स्पेसिफिक नेचर। तो जो एंजाइम होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। कहने का सेंस है कि एक एंजाइम जो है वो एक ही टाइप के रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, वो किसी दूसरे रिएक्शन को कैटालाइज नहीं कर सकता है। इसी को हम लोग कहते हैं कि ये हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, यानी वन एंजाइम कैन नॉट कैटालाइज मोर देन वन रिएक्शन। ठीक है, थर्ड जो है वो हम लोगों का है हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो जो एंजाइम जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है वो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर जो है उसका एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। यानी उस ऑप्टिमम टेम्परेचर पर वो रेट ऑफ रिएक्शन को ज्यादा इंक्रीज करता है। ठीक है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर हम उस टेम्परेचर से ज्यादा रख दें या फिर उस टेम्परेचर से कम रख दें तो उसका एफिशिएंसी जो है वो फिर उतना अच्छा नहीं रह पाएगा। ठीक है, the rate of an enzyme reaction becomes maximum at a definite temperature called the optimum temperature। और जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है एंजाइम के लिए वो 298 टू 310 केल्विन होता है। ठीक है, और हम लोगों का जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी अराउंड 310 केल्विन होता है, और इसीलिए वो एंजाइम हमारे सुटेबल होते हैं वो बॉडी रिएक्शंस को कैटालाइज करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच। इसका मतलब है कि एंजाइम जो है वो अपना एक्टिविटी जो है वो एक पीएच रेंज में शो करता है। अगर आप उस पीएच रेंज से हम लोग कम रख दें या ज्यादा रखें तो फिर एंजाइम जो है वो अपना एक्टिविटी शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो ऑप्टिमम जो पीएच रेंज होता है वो हम लोगों का करीब 5 to 7 होता है। ठीक है, तो इस रेंज में एंजाइम जो है वो अच्छा कैटलिस्ट जो है वो माना जाएगा। The rate of an enzyme reaction is maximum at a particular pH called optimum pH। ठीक है, which is between pH values 5 to 7। यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम pH के रेंज में जो हमारे एंजाइम्स होंगे वो है ना अच्छा है ना कैटलिस्ट साबित होंगे। इसके बाद हम लोग देखें इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स एंड को एंजाइम्स। ठीक है, तो जो एंजाइम्स होते हैं वो कुछ सब्सटेंस के प्रेजेंस में उनका एक्टिविटी और बढ़ जाता है, जिसको हम लोग एक्टिवेटर्स या फिर को एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज इंक्रीज्ड इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस नोन एज को एंजाइम्स, जैसे कि विटामिन। तो कुछ एंजाइम्स जो है वो विटामिन के प्रेजेंस में उनका जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग को एंजाइम्स कहते हैं। जो हम लोगों का एक्टिवेटर्स होते हैं वो मेटल आयंस होते हैं जो एंजाइम के सरफेस के साथ वीकली बॉन्ड बनाते हैं, जिससे उनका एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाता है हम लोगों का। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो एक्टिवेटर सर क्या होता है, जनरली मेटल आयन सच एज Na+, Mn2+, CO2+, है ना, या CO2+, ये सब जो मेटल आयंस होते हैं है ना, दीज मेटल आयंस व्हेन वीकली बॉन्डेड टू एंजाइम मॉलिक्यूल्स। और ये जो मेटल आयंस जब है ना एंजाइम मॉलिक्यूल्स के साथ वीकली बॉन्ड बनाते हैं तो उनका एक्टिविटी जो एंजाइम का जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इंक्रीजेस देयर कैटालाइटिक एक्टिविटी, तो उनका कैटालाइटिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाता है। यानी को एंजाइम्स और एक्टिवेटर्स के प्रेजेंस में क्या जो हमारे एंजाइम्स हैं उनका एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाता है। उसी तरह अगर हम लोग डी है ना इनहिबिटर्स या फिर पॉइजन्स अगर बोले तो इनके प्रेजेंस में जो होगा, इनहिबिटर्स या पॉइजन्स के प्रेजेंस में जो होगा वो जो हमारे एंजाइम्स हैं उनका जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो उनको हम लोग यहां पर कहेंगे इनहिबिटर्स एंड पॉइजन्स। वैसे सब्सटेंस जो एंजाइम के
एक्टिविटी को घटा देते हैं, उसको हम लोग इनहिबिटर्स एंड पॉइजन्स कहते हैं। ठीक है, the enzyme activity can be reduced by the presence of certain compounds known as inhibitors or poisons। तो वो क्या करते हैं, पॉइजन्स या इनहिबिटर्स क्या करते हैं, जो एंजाइम के पास जो एक्टिव फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसको, उसके रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे एंजाइम का जो एक्टिविटी है वो हम लोगों का कम हो जाता है या फिर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का कुछ जो था वो कैरेक्टरिस्टिक्स था, है ना, एंजाइम कैटालाइसिस का। अब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस देखेंगे, यानी एंजाइम किस ढंग से किसी रिएक्शन को कैटालाइज करता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो कैटलिस्ट होता है उसके सरफेस पर फाइन पोर्स होते हैं, यानी छोटे छोटे होल्स रहते हैं। उसी तरह जो हम लोगों का एंजाइम का जो पार्टिकल्स है उसके भी सरफेस पर कैविटीज रहेगा, लेकिन उन कैविटीज का खास शेप होता है। यानी एक जो एंजाइम है उसके जो सरफेस पर जो कैविटीज होगा उनका कैरेक्टरिस्टिक शेप होगा, और उन कैविटीज में हम लोगों के एक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे OH, SH, NH2 या COH। ठीक है, यानी एंजाइम के सरफेस पर कैविटीज होता है और उसमें हम लोगों का एक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स होता है। ठीक है, अब जो रिएक्टिंग जो पार्टिकल्स है, यानी जो रिएक्टेंट है हम लोगों का, अगर उसके मॉलिक्यूल का जो शेप होगा, अगर वो एंजाइम के जो कैविटी का जो शेप है, अगर दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री रहा तो वो दोनों आपस में जुड़कर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये हुआ कि जिस तरह से की और जो लॉक, यानी जो एक ताला और एक चाबी का जो शेप होता है वो कंप्लीमेंट्री होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे में फिट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर जो हमारा एंजाइम के सरफेस पर जो कैविटीज है और जो रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स है, अगर उन दोनों का शेप एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रहा तो वो एक दोनों, है ना, मिलकर एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ये हम लोगों का फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, और बाद में ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो टूटकर हम लोगों का प्रोडक्ट दे देगा और एंजाइम जो है वो यहां से अलग हो जाएगा। यानी जो एंजाइम कैटालाइसिस है उसका मैकेनिज्म का मेनली दो स्टेप है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में एंजाइम और सबस्ट्रेट यानी जो रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दोनों मिलकर, है ना, पहले एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और सेकेंड स्टेप में जो है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टूटकर प्रोडक्ट और हम लोगों का एंजाइम दे देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान ये देना है कि चूंकि कैविटीज का एक कैरेक्टरिस्टिक शेप होता है, इसीलिए एक एंजाइम एक ही ढंग के रिएक्शन को जो है वो, है ना, कैटालाइज करता है। ठीक है, तो अब जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ कैटालाइसिस, देयर आर अ नंबर ऑफ कैविटीज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ एंजाइम। यानी जो एंजाइम के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके सरफेस पर कैविटीज होता है। यहाँ कोलाइडल वर्ड इसलिए यूज किया गया है कि ये जो एंजाइम के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज नॉर्मली थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, तो जो हम लोग सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट बोलते हैं उनके पार्टिकल्स का साइज छोटा होता है, लेकिन जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उनके पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अब कोलाइडल सॉल्यूशन ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी एंजाइम के सरफेस पर हम लोगों का कैविटीज होता है। ठीक है, these cavities are of characteristic shape and possess active groups such as NH2, COOH, SHOH, etc। और ये जो कैविटीज होते हैं इनका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक शेप होता है, और साथ ही साथ इसमें हम लोगों के एक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे OH, SH, COH या फिर NH2। ठीक है, the molecules of the reactant which have complementary shape fit into these cavities just like a key fits into a lock। और जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं अगर उनका शेप जो है, जो हमारा कैविटी है ना, जो एंजाइम के सरफेस पर अगर उसके शेप का कंप्लीमेंट्री, दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री शेप रहा तो वो दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे, और इस तरह से हम लोगों का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, और फिर बाद में वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टूट के हम लोगों को प्रोडक्ट देगा। ठीक है, thus the enzyme catalyzed reactions may be considered to proceed in two steps। और इसलिए हम लोग सोच सकते हैं कि जो एंजाइम कैटालाइसिस है वो दो स्टेप में हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब हो गया जो रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, टू फॉर्म एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों मिलकर पहले
एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जैसे की और लॉक एक दूसरे में है ना अटैच हो जाते हैं उस तरह से। और साथ ही साथ सेकेंड स्टेप में क्या होगा, डिकम्पोजिशन ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म प्रोडक्ट। और सेकेंड स्टेप में यही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टूटकर हम लोगों का प्रोडक्ट और इंजाइम जो है वो बनाएगा, जो इंजाइम अलग हो जाएगा। और ई और एस जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हम लोग यहाँ पर इसको बोल रहे हैं, ये जब टूटेगा तो हम लोगों का इंजाइम प्लस प्रोडक्ट बनेगा। तो ये हम लोगों का मैकेनिज्म होगा इंजाइम कैटालाइसिस का। इस पूरे टॉपिक में जो हम लोग हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस देख रहे हैं, इसमें कुछ हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोसेस पढ़े हैं, है ना, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ केमिकल्स का, जैसे अमोनिया या फिर HNO3 या फिर H2SO4। तो उसमें कौन कौन से कैटलिस्ट यूज होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी अगर हम लोग यहाँ पर देखें कैटलिस्ट इन इंडस्ट्री, तो ये सब ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, लेकिन एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हाइवर्स प्रोसेस से हम लोग अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं। और उसका जो रिएक्शन होता है वो N2 गैस प्लस 3H2 गैस मिलकर 2NH3 गैस बनाता है। यहाँ पर टेम्परेचर अराउंड 650 केल्विन हम लोग कहेंगे, और जो प्रेशर होता है वो हाई प्रेशर होता है 200 ATM। तो इसमें जो कैटलिस्ट होता है ना, पहले हम लोग यूज करते थे आयरन एज अ कैटलिस्ट और मोलिब्डेनम एज अ प्रमोटर, लेकिन बाद में हम लोग यूज करना शुरू कर दिए Fe2O3 एज अ कैटलिस्ट एंड K2O, है ना, एंड Al2O3 एज अ प्रमोटर, ठीक है। तो ये हम लोगों का हैवर्स प्रोसेस में हम लोग ये कैटलिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड जो है वो ऑस्टवार्ड प्रोसेस है, जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है किसके लिए, HNO3 के लिए, ठीक है। तो ऑस्टवार्ड प्रोसेस में पहले हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया का कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं, यानी 4NH3 प्लस 5O2 गैस, टेम्परेचर जो अराउंड 573 केल्विन रखते हैं, और ये 4NO गैस प्लस 6H2O गैस बनाता है। और यहाँ पर जो हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं वो प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस होता है, जो कि हम लोग यहाँ पर प्लेटिनम लिखकर उसको दिखाते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया जिसमें हम लोग NO बनाते हैं, फिर NO का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है O2 के साथ, और ये कन्वर्ट हो जाता है NO2, और NO2 फिर वाटर में डिसॉल्व होकर हम लोगों को HNO3 दे देता है। तो 4NO2 प्लस H2O और O2 के प्रेजेंस में ये हम लोगों का HNO3 दे देता है। यानी ऑस्टवार्ड प्रोसेस में हम लोग प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। और जो हमारा थर्ड प्रोसेस है, जो कांटेक्ट प्रोसेस, जो मैन्युफैक्चरिंग हम लोग जिसमें यूज करते हैं H2SO4 के लिए, अगर उसमें देखें तो जो मेन स्टेप होता है वो होता है ऑक्सीडेशन ऑफ SO2। तो ये SO2 जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हम लोगों का SO3 बनाता है। जो यहाँ टेम्परेचर रेंज है वो हम लोगों का 673 टू 723 केल्विन होता है। और यहाँ पर जो हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं वो प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस या फिर सॉलिड V2O5 वेनेडियम, ठीक है, पेंटाऑक्साइड। तो जब हम लोग का SO3 गैस बन जाता है, उसके बाद हम लोग SO3 को, है ना, H2SO4 के साथ रखते हैं, और वो दोनों मिलकर बना देता है H2H2O7, इसी को हम लोग ओलियम कहते हैं। और फिर ओलियम जो है वो वाटर के साथ मिलता है, और हम लोगों को H2SO4 मिलता है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे कि जब हम लोग के पास ओलियम है तो हम लोगों को ओलियम में वाटर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो जो भी कंसंट्रेशन का हमको एसिड बनाना है तो मेनली हम लोग वाटर में, है ना, डिजायर्ड जो अमाउंट होगा ओलियम का वो हम लोग मिक्स करेंगे। यानी इस प्रोसेस में हम लोग प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस या फिर V2O5 एज अ कैटलिस्ट के रूप में हम लोग यूज करते हैं।